war hero for Kargil 1999 for major two operations, Operation Dololin, Operation Tiger Hill, been a part of other many operations. कारगिल युद्ध में वो देसी और 31 जवान शहीद हुए। कश्मीर में हम आतंकवाद के साथ ऑपरेशन कर रहे थे और अचानक हमें हुक्म मिला कि कुछ घुसपैठिए जो है द्रास इलाके में, कारगिल के इलाके में, बटाली के इलाके में देखे गए। टू राजनीति के साथ मिलकर टोलोलिंग इसके ऊपर हमला करके टोलोलिंग पे कब्जा किया। लेकिन इस ऑपरेशन में मेरे 25 ऑफिसर, जेसीओज और जवान इंडियन आर्मी का वो ब्रेव माइंडसेट किस तरह से, कहां से आप लोग ये लाते हैं? देश का जो तिरंगा है वो एक मोटिवेशन होती है। दूसरा जो सबसे बड़ा होता है वो है टीम वर्क। जो राजेश अधिकारी की वाइफ का लेटर आया था और हमले में जाने से पहले उन्होंने कहा मैं सुबह इसको हमले के बाद पढ़ूंगा और रात को वो शहीद हो जाते हैं और वापिस उनके घर चला जाता है। जब आपने पहली जंग लड़ी आपकी एज क्या थी? मैं 1954 बॉर्न हूँ, श्रीलंका 89 तो मेरा हाँ। जब पहली बार आपने गोली की आवाज सुनी और आपने अपने सामने अपने वीर जवान को खोते हुए देखा, मुझे अभी भी याद है कि एक लड़के की आंख चली गई और एक शहीद हो गया हमारा जवान। और आप विश्वास नहीं कर रहे, सामने से लगातार फायर आ रहा था, हम उस बॉडी को पूरा दिन उतार नहीं पाए। 2 जून को मेरी बेटी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है। 18 जून को हमारी शादी की सालगिरह है और 26 जून को मेरे बेटे का बर्थडे। आप विश्वास नहीं करते, मैं ये सब भूल गया। 2nd और 3rd को कर्नल विश्वनाथन की जो शहीद हुए मेरी गोद थे। 18 जून को हम हमले में थे, समझ गए। 26 जून को अगेन हम लड़ाई के युद्ध में थे। ऑपरेशन सिंदूर ने जो आपकी वॉरफेयर है इसको पूरा तब्दील कर दिया है। एलओसी को बिना पार किए हुए किस तरह से हमने जो 7 आतंकवाद ठिकाने थे अपने मिसाइल्स के द्वारा, और इसमें एयरफोर्स का बड़ा योगदान और बड़ा है कि जो 9 और 11 एयरफील्ड से उनको ध्वस्त किया और 4 दिन में पाकिस्तान के आपने घुटने टेक दिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सेकुंड टॉक्स पॉडकास्ट, सेकुंड टॉक्स अनफिल्टर्ड। आज हम आपको ऐसी एक कहानी से रूबरू कराएंगे। ये सिर्फ ऐतिहासिक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी शख्सियत है जिनको आप जब सुनेंगे, उनके बारे में जब आप जानेंगे, उनके कई लेसन्स, लाइफ लेसन्स को आप अपनी जिंदगी में डेली अगर आप उनके लेसन्स को अपनी जिंदगी में उतारेंगे, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर people who are listening to this podcast, and I can guarantee you what to say. आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं जिन पर्सनालिटी से he has learned lot many things, he has earned lot many things, from a war hero to a journey which is incredibly difficult, which is incredibly challenging, but still he is able to manage all the hardships by his utmost hard work, utmost leadership qualities. His name is, let's welcome guest of the day. His name is Brigadier Kushal Thakur, a war hero for Kargil 1999, for major two operations, Operation Dololin, Operation Tiger Hill. Not only that, he's been a part of other many operations. There are so many operations which we cannot discuss in details, but to let you know, he also been an active during the Atangwad era of Kargil. He's been a part of international operations like Operation Tukri, जो कि अफ्रीका में हेड हुआ। वहां से 250 hostages को पीसफुली रिटेलिएट करके वापस अपने देश आजाद कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। साथ में not to forget a major contribution with the operations in Sri Lanka, basically with the militant group LTTE. So without wasting much time, let's welcome Mr. Kushal Thakur. Welcome, sir. धन्यवाद आपका, बहुत बहुत नमस्कार अमित। First, welcome to the True Talk Unfiltered. बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम निकाल के टाइम दिया। So let's start from your beginning. आपका बचपन कहाँ पे स्टार्ट हुआ? एंड आपकी ये हिमाचल में एक जर्नी थी, आपकी हिमाचल में लाइक एक नेम बना आपका, एक आप इतने बड़ी हस्ती बने हिमाचल के अंदर। उसकी जो आपकी जर्नी थी बचपन से लेके ये कारगिल वॉर हीरो, एंड देन आपका ऑब्वियसली आप एक
एमपी के इलेक्शन फाइट करने वाले इंसान रहे हैं। आपकी जो जर्नी थी बचपन से लेकर अभी तक की इतनी लंबी जर्नी आपकी कैसे चली और कैसे शुरू हुई? अमित जी ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन अगर मैं इसको मेरे ब्रीफ में कहूँ, जहाँ भी आप बैठे ही मेरा गांव है, मेरा घर है गाँव का, और जो पृष्ठभूमि रही है वो एक ग्रामीण क्षेत्र से रही है, गाँव के स्कूल में। और मेरा हाई स्कूल नासा जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाते थे। टुल्लू कॉलेज से मैंने प्री यूनिवर्सिटी हुआ करता था उस जमाने में, और वो मैंने टुल्लू कॉलेज से किया। और उसके बाद मंडी इवनिंग कॉलेज से, नाइट कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की 1975 में। और दिन के टाइम में मैं डीसी ऑफिस में एक पटवारी के तौर पर काम करता था, तो रात को पढ़ाई के लिए कॉलेज जाता था। और 1975 में ग्रेजुएशन की मैंने, और 1975 ही इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई किया, और मेरी वहाँ पे सिलेक्शन हो गई। और जुलाई में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून ज्वाइन किया। 15 दिसंबर 1976 को मैं पास आउट हुआ, और 18 ग्रेडियर्स में जाने के मौका मिला। मैं इन्फेंट्री से हूँ, और मेरी यूनिट जिसमें कमिश्निंग हुई मेरी, उसको 18 ग्रेडियर्स कहते हैं। तो ये था जो एक फौज में हम गए। और जहाँ तक बात रही कि हमारे हिमाचल वीर भूमि है, हर घर से फौजी है, और मेरे मामा जी भी फौज में थे, 71 के युद्ध में भी उन्होंने हिस्सा लिया, तो कहानियां सुना करते थे। और जाहिर है कि अगर ये वीरों की भूमि है तो नेचुरली कुछ फर्क आपको पड़ता था। तो ये एक, हालांकि मुझे तो सर्विस मिल गई थी और पटवारी के तौर पर, और आगे प्रमोशन में भी ज्यादा समय के अनुसार, लेकिन एक इच्छा थी मन में, और ये फौज में जाने के लिए एक मौका मिला। और मैं कहूँगा कि कुछ हद तक प्रभु की कृपा भी रही। और उसके फौज में जाने के बाद कभी नहीं सोचा कि इतने सारे ऑपरेशंस में हिस्सा लेने का भाग्य मिलेगा, क्योंकि फौज में जब आप वर्दी पहनते हो, जब सिविलियन हो या बच्चे हो, तब तो आप सोचते फौज की वर्दी अच्छी लगती है, उसकी मार्चिंग अच्छी लगती है, व्यूज अच्छी लगती है, जगह जगह जाने के लिए आपको मौका मिलता है, अच्छा लगता है। लेकिन युद्धों में जो भाग लेने का आपको जो मौका मिला, वो बहुत ही खुशकिस्मत वालों को मिलता है, क्योंकि बहुत कम युद्ध हुए हैं। आपने देखा कि 1947 में हुआ, 62 में हुआ, 65 हुआ, 70 हुआ, और कारगिल युद्ध हुआ। तो सबको भी युद्ध में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलता। तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानूंगा कि मुझे कारगिल में भी मेरी यूनिट को, जिसकी मैंने कमान की, और फौज में एक सपना होता है कि मैं अपनी यूनिट को कमान करूं, एक भाई कर्नल साहब बन जाऊं। और हमारे जमाने में कर्नल साहब देखते नहीं थे कमान अधिकारी, और ऐसा दूर एक और उनका लगता था यार शायद हम भी वहां पे पहुंचे। और भगवान ने जगह भी पहुंचाया। और अलग अलग युद्धों में, चाहे कारगिल का युद्ध हो, आतंकवाद के विरुद्ध, चाहे कश्मीर का युद्ध हो, एनपीटी के अगेंस्ट श्रीलंका में युद्ध हो, और जो रेबल्स थे अफ्रीका के, उनके अगेंस्ट हो, जो भारतीयों को पीस कीपर को हमको पड़ा, तो मुझे बहुत सौभाग्य मिला। लेकिन मैं धन्यवाद हूँ अपने जो संस्कार है हमारे बुजुर्गों ने दिए, हमारे वीर भूमि हिमाचल का, और खास करके जिन सैनिकों का मैंने नेतृत्व किया, जिनकी वजह से आप कर रहे थे क्या बड़ा नाम है, बेसिकली ये उनके ही मेहनत की वजह से, उनके बलिदान की वजह से। क्योंकि जितनी भी मैंने लड़ाई आप विश्वास नहीं करेंगे, कारगिल युद्ध में 2 जेसीओ और 31 जवान शहीद हुए, जो कि एक बहुत बड़ी कीमत है। इसी तरह श्रीलंका में भी हमको कुछ साथियों को खोना पड़ा, आतंकवाद के विरुद्ध कश्मीर में भी हमको कुछ साथियों को खोना पड़ा, और बाहर जो हमने ऑपरेशन 50 किया बहुत इंटरनेशनल लेवल, वहां भी खोना पड़ा। तो इस तरह से ये मतलब खट्टी मीठी सूतक और कुछ दुख भरी कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हैं जिनको कभी कभी जब आप जैसे लोग पॉडकास्ट करने आते हैं, हम साझा करते हैं बड़े गौरव के साथ, लेकिन कहीं अंदर एक चीज, एक वेदना भी रहती है। जी अमित सर, जैसे ऑपरेशंस, आपने बहुत से ऑपरेशंस के आप पार्ट रहे हो एक्टिवली। I specifically want to know about the operation Polo Ling and Tiger. How was the experience, sir? किस तरह के वो टाइम था from the day one, जिस दिन से वॉर शुरू हुई तो वॉर खत्म होने तक, सर किस तरह की वो जर्नी थी? हम श्योर इमोशनली बहुत ज्यादा आपके लिए भी काफी टॉर्चरिंग रही होगी। देखिए, जब ये कारगिल का युद्ध हुआ है, आप जानते हैं कि क्या कारण रहे थे, जहाँ पे जैसे कि पाकिस्तान हमेशा
धोखा देता है, हमेशा आपने देखा 1948 से लेकर और जितने भी युद्ध हुए हैं हमेशा उसने पहल की है, धोखा दिया है और उसको मार खानी पड़ी। और कारगिल युद्ध तो आपको पता है, एक तरफ वाजपेयी जी लाहौर वार्ता के लिए गए हुए थे और पीस अकॉर्ड साइन भी हो गया था, और दूसरी तरफ किस तरह पाकिस्तानियों ने मुजाहिदीन के नाम पे जो हमारे कारगिल, द्रास और पटाली का क्षेत्र है वहां पे घुसपैठियों को भेजकर, जो कि बाद में पता चला वो रेगुलर्स हैं, तो हमारी जो वहाँ की जो हमारी भूमि है उसका अतिक्रमण किया। और उनका मकसद तो यही था कि 1971 में उन्होंने हार खाई है, आपको पता ही है। दूसरा जो कश्मीर का मुद्दा जो हमेशा ज्वलंत मुद्दा है, आप जानते हैं, और उसको हमेशा वो एक बॉइलिंग पॉट में रखना चाहते थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से उस मुद्दे को हमेशा बनाना चाहते। तो उनके मन में एटलीस्ट हमेशा, जैसे आपने भी ऑपरेशन सिंदूर देखा कि किस तरह से ये बदमाशी करके, तो मेरा मानना है कि हमेशा धोखा तो देता है। और जहां तक कारगिल की बात है तो उस टाइम क्या हुआ कि इस तरह से इन्होंने अतिक्रमण हमारी जगह पे काफी इलाके में कर लिया। और मैं तो कश्मीर में था, मैं तो कारगिल में नहीं था, और कश्मीर में हम आतंकवाद के साथ ऑपरेशन कर रहे थे और अचानक हमें हुक्म मिला कि कुछ घुसपैठिए जो है, मुजाहिदीन जो है वो हमारे इलाके में, द्रास इलाके में, कारगिल के इलाके में, बटाली के इलाके में देखे गए, और हम तो आतंकवाद से युद्ध लड़ ही रहे थे। और क्योंकि मेरी यूनिट सबसे नजदीक थी कश्मीर में, वहां पे श्रीनगर के आसपास, तो सबसे पहले हुक्म मुझे ही मिला कि आप ऊपर पहुंचिए। और जब हम ऊपर पहुंचे, ये बात है 17-18 मई 1999 के आसपास की था, तब देखा कि उधर से बॉम्बार्डमेंट हो रही है, सिविलियन भाग रहे हैं, कॉन्वॉय मूव हो रही है, कुछ एक सिविलियन गाड़ी आगे नहीं जा पाई है क्योंकि बहुत क्योस था, मतलब बहुत खिचड़ी थी, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है, इतनी बॉम्बार्डमेंट आता है, क्योंकि बहुत कैजुअलिटीज भी हो रही थी। तो जब वहां पे गए, वहां पे जब द्रास में फॉर्मेशन थी, वहां पे उनके कमांडर ने मुझे ब्रीफ किया कि ये सामने रोलिंग है, और जो खबर उन्होंने दी, उन्होंने तो यही कहा कि 5-6 जो आतंकवादी है यहाँ पे आए हुए हैं, 5-6, और मेरे ख्याल 20 को उन्होंने ब्रीफ किया और कहा कि 22 को ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। दिस इज 22 मई 1999 की बात। और हमने कहा कि देखिए हम नीचे से आ रहे हैं, एक्लेमेटाइजेशन, क्योंकि 9000 की फीट के बाद थोड़ा क्लेम, क्योंकि ये आरडीएम 15,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई थी, एक्लेमेटाइजेशन के टाइम चाहिए हमें, वहाँ के वायलेट्यूड क्लोथिंग वो चाहिए, आपको आर्टिलरी सपोर्ट चाहिए, आपको इंजीनियर सपोर्ट चाहिए, और दूसरी तैयारी के लिए आपको और दूसरी भी स्पोर्ट्स की बहुत सारी जरूरत होती है, और आपको खास करके उस इलाके के रिकॉनेसेंस करने के लिए समय। लेकिन हालात ऐसी थी, उन्होंने कहा कि ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता, केवल एक दिन तक समय दिया, और 22-23 को हमने दोनों लिंक पे ऑपरेशन शुरू कर दिया। और हमने भी शुरू में यही सोचा कि भाई ठीक है, 5-6 मुजाहिदीन हैं, वो तो हम लोग ही पिछले 2 साल से कश्मीर में लड़ रहे हैं, तो 5-6 से तो कोई नहीं। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे 22 तारीख से ये ऑपरेशन हमने 22-23 की नाइट को ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमारी कैजुअलिटीज भी होती गई, और ये ऑपरेशन तकरीबन 24 दिन चला, रात दिन चला, क्योंकि दिन के टाइम ऑपरेशन आप वहां पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा पथरीला इलाका है और डिवाइड ऑफ एनी वेजिटेशन और एनी कवर, बिल्कुल देख सकते हैं आप सामने से, आदमी को देख सकते हैं कि ये इतने लोग ऊपर आ रहे हैं, और पिन पॉइंटेड स्नाइपिंग वगैरह वो कर सकते हैं। लेकिन हम लोग आगे बढ़े और इसमें जैसे जैसे कैजुअलिटीज भी आगे बढ़ती गई, और हमने हेलीकॉप्टर की मदद से भी कोशिश की, हमने जो आर्टिलरी थी वो बहुत कम थी उसके, और हम देख रहे थे कि लगातार उनकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। और उसके बाद हमने हमले भी किए और उसमें भी हमारी कैजुअलिटी हुई। लेकिन 12 और 13 जून को टू राजरीफ के साथ मिलकर तोलोलिंग को जो है इसके ऊपर हमला करके तोलोलिंग पे कब्जा किया। लेकिन इस ऑपरेशन में मेरे 25 ऑफिसर, जेसीओज और जवान घायल, और ये सबसे मुश्किल ऑपरेशन था, ये द्रास में तोलोलिंग ऑपरेशन था, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना हमारे पास इंटेलिजेंस थी, ना साबित कमान था, ना आर्टिलरी थी, ना आपके पास कोई इंजीनियर एफर्ट्स थे, ना तैयारी के लिए पूरा समय था। उसके बाद भी हैट्स ऑफ टू आवर मेन कि उन्होंने बिल्कुल इनकी परवाह न करते हुए उसके ऊपर चढ़ाई करके तोलोलिंग के ऊपर विजय हासिल की। और जो बाद के ऑपरेशन हैं उसके लिए समय मिला तैयारी की, जैसे कि टाइगर हिल में मैं बाद में गया,
पर कोलोनिंग के लिए जो हम आखिरी हमले में थे, जो मेरे टुआईसी थे, लेफ्टिनेंट जनरल आर विश्वनाथन जी में, जिन्हें हमें खोना पड़ा और मेरे गोद में वो शहीद हुए। ये बात है आपकी 2 और 3 की जून को रात को, और उससे पहले मेरे राजेश अधिकारी जो है वो इसमें शहीद हुए थे, और 2 जेसीओ जो पहले वाले ऑपरेशन थे उसमें शहीद हुए। तो सबसे मुश्किल ऑपरेशन जो था ये कोलोनिंग का, कठिन परिस्थितियों में, क्योंकि टेरेन मुश्किल थी, वहां के जो ऑपरेशनल हालात थे वो मुश्किल थे, और आपने देखा कि जिस तरह से तैयारी होनी चाहिए थी उस तरह की तैयारी नहीं थी। लेकिन जैसे ही नीचे से बफर्स आ गए, तैयारी के लिए समय दिया गया 1 जून से लेकर, क्योंकि वहां बाद में एक माउंटेन डिवीजन भी पूरा पहुंच गया, और फिर उसके बाद पूरी तैयारी के साथ जो है इसके ऊपर हमला किया। एक दूसरी यूनिट मुरारिफ साथ में आई, तो मिलकर ये हमला, उनके भी एक ऑफिसर, एक जेसीओ और शायद 10 जवान जो है इसमें शहीद हुए। तो शुरू का जो पूरे कारगिल में अगर कोई टर्निंग मूवमेंट का ऑपरेशन है वो कोलोनिंग ऑपरेशन था, क्योंकि उसके बाद में हिंदुस्तान की सेना को भी समझ आ गई कि ये रेगुलर थे। और आप विश्वास नहीं मानोगे कि हमने जहां शुरू में बताया कि 5 से 6 ये मुजाहिदीन हैं या टेररिस्ट हैं या आतंकी हैं, और बाद में वहां पे दुश्मन की एक कंपनी की तादाद थी वहां पर, इतनी भारी संख्या में थी। और उसके बाद में आपने देखिए, उसके बाद जितने भी दूसरे ऑपरेशन हुए, चाहे वो दराज के इलाके में टाइगर का हो, .4875 का हो, बटालियन में बहुत सारे ऑपरेशन हुए, कारगिल में बहुत सारे ऑपरेशन हुए, कुर्तुब में ऑपरेशन हुए, लेकिन उसके बाद इसने एक साइकोलॉजिकल जो ताकत थी भारतीय सेना को दी, और जो दुश्मन था उसकी डिमोरलाइजेशन हुई, और उसके बाद एक के बाद जो है आप देखिए कि जो चोटियां पाकिस्तान ने ऑक्युपाई की थी वो ध्वस्त होती चली गई। सर जैसे अभी आपने बोला कि कई कैजुअलिटीज ऐसी हुई जो आपके लैब में किसी कैजुअलिटी, तो एज एन इंडिविजुअल आज हम बाहर देखते हैं छोटी छोटी चीजों पे इंसान डिप्रेस रहता है, टेंशन में चला जाता है, किसी के एग्जाम में नंबर कम आ रहे हैं, किसी का रिलेशनशिप ब्रेकअप हो रहा है। तो ये जो सर ये जो ब्रेव माइंडसेट है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, जैसे कोई आपका बडी, कोई आपका जूनियर और टीम मेंबर आपकी लैब में लास्ट की स्टेजेस में है, तो सर वो इंडियन आर्मी का वो ब्रेव माइंडसेट किस तरह से, कहाँ से आप लोग ये लाते हैं, कैसे आप लोगों के अंदर आते हैं? नहीं देखिए, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फौज में ये तो सिखलाई है। जैसे हम बताते हैं नाम नमक निशान, कि भाई नाम आपका अपना, अपने गांव का, अपने देश का, नमक जिस सरकार का, अपना जिस देश का आप नमक खा रहे हैं, निशान आपके रेजिमेंट का झंडा या देश का जो तिरंगा है, वो एक मोटिवेशन होती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा होता है वो है टीम वर्क, क्योंकि ये अकेले आदमी का काम नहीं है, और ये ट्रेनिंग करने के लिए बहुत समय लगता है। और इन्फेंट्री में अच्छी बात यह है कि जैसे मेरा जवान भी है या मेरे जेसीओ हैं, एक परिवार के तौर पे उनकी मैशिंग जो है होती है, और जब से वो रिक्रूट आता है जवान के तौर पर, या मैं जाता हूँ उस जमाने में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर, तो आपस में जो मैशिंग थी, बॉन्डिंग थी, वो एक बहुत जरूरी थी। और आखिरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण वो होता है टू लीड बाय सेल्फ एग्जांपल, मतलब आपको लीड करना पड़ेगा। जो रियल लीडरशिप है, जो मिलिट्री लीडरशिप होती है, क्योंकि देखिए डर तो सबको लगता है, मुझको भी डर लगता है, कोई ये कहे कि मुझे डर नहीं लगता तो मैं तो कहूंगा नहीं, गलत बात है। लेकिन किस तरह से ट्रेनिंग के आधार पर और आपकी अपनी जो यूनिट्स की जो स्पिरिट है, उनकी जो ताकत है, और जो आपका सेल्फ एग्जांपल, जो आप उस परिवार के साथ हैं, जिस तरह से आप उनको लीड करते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। किसी, चाहे वो कोलोनिंग हो चाहे दूसरी लड़ाई हो, और इतनी कैजुअलिटीज के बाद भी। और आप देखिए, ये सिर्फ जैसे मैंने कहा, मेरे डीवाईसी को नाम विश्वनाथन पर मैं खुद हमले में था, और मैंने उनको बल्कि कहा भी कि नहीं, जब लास्ट में वो 1-2 पंक्चर्स हम रह गए थे और हमारी कैजुअलिटीज हो रही थी, तो मैंने कहा कि देखिए, जब 25 दिन से आप रात और दिन लड़ाई में है, तो थोड़ा सा मोराल में फर्क पड़ता है। तो मैंने कहा कि मैं खुद इस हमले में जाऊंगा, तो उन्होंने खुद वॉलंटियर किया कि अगर आप जा रहे हैं तो हम भी साथ करेंगे। तो देखिए, मतलब कि अदरवाइज उनको ऐसा ऑपरेशन में जाने की जरूरत नहीं, तो वो उस हमले में लीड किए। और इसी तरह जो 25 जवान या ऑफिसर शहीद हुए हैं, देखिए उनकी अभी आपने बात की रिलेशनशिप की या टूट गया था, अब वो देखिए, जैसे मेजर राजेश अधिकारी मेरे चलिए, उनकी शादी 1 साल पहले हुई थी। कर्नल विश्वनाथन और उनका कोई मेजर राजेश अधिकारी की वाइफ का लेटर आया था, और हमले में जाने से पहले उन्होंने कहा मैं सुबह इसको हमले के बाद पढ़ूंगा, और रात को वो शहीद हो जाते हैं, और वो लेटर उनकी डेड बॉडी में वापिस उनके घर चला जाता है। कर्नल आर विश्वनाथन
हमने कहा आप अपने परिवार से बात कर लीजिए क्योंकि सैटेलाइट आता है और वो हाई एल्टीट्यूड है और जब तो जवानों ने बात की जब उनकी बारी आई तो बैटरी खत्म, तो वो बात नहीं करता। और बहुत सारे ओकेजन हैं जैसे कि सामने से स्नाइपिंग का फायर आ रहा है, हम भी वही हैं, हम भी हमले में हैं, साथ में हैं, वो भी देख रहे हैं, मेरा लीडर भी मेरे साथ है। लीडर कोई भी हो, चाहे एनसीओ लेवल का हो, जेसीओ लेवल का हो, चाहे ऑफिसर लेवल का हो, चाहे कमांडिंग ऑफिसर का, क्योंकि एक यूनिट के लेवल पे कमांडिंग ऑफिसर सबसे उसके नेतृत्व में युद्ध लड़ा जाता है एट द टैक्टिकल लेवल। तो इसलिए लीडरशिप भी बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है और एक जो आप बोलिए टीम वर्क, उसके बिना लड़ाई जो है वो जीती नहीं जा सकती। सर मेरा क्वेश्चन था, आपने कहा कि जैसे आपके जवान या आपके जो वीर जवान जो आपकी गोद में शहीद हुए, आपने कहा, तो मुझे ये जानना है कि जब पहली बार आपने किसी ऑपरेशन को लीड किया, जब पहली बार आपने गोली की आवाज सुनी और आपने अपने सामने अपने वीर जवान को खोते हुए देखा, उस टाइम आपका फील कैसा था, आपके इमोशंस क्या थे, आपका अंदर की आवाज क्या थी उस टाइम? बिल्कुल बड़ा मुश्किल है इस चीज को बताना, लेकिन मैं उदाहरण देके अगर देखूं, चाहे वो श्रीलंका में भी हम कई बार एलपीटी के फायर के नीचे आए, और अगर मैं कोलोनी की लड़ाई की बात करूं, ऑपरेशन ऑबीजे की, इसमें हम कई बार कई क्या लगातार फायर के अंदर थे, चाहे आर्टिलरी का फायर था, चाहे स्नाइपिंग थी या हैवी मशीन गन थी। और जब ये है, जब हमने 22-23 को 24-25 मई को जैसे हमारी फर्स्ट कैजुअलिटी, जब आपने पहली जंग लड़ी, आपकी एज क्या थी? अब आप देख लीजिए, श्रीलंका सबसे पहले ये 2 में 1954 बॉर्न हूँ और श्रीलंका 89-90 में, तो हाँ उस टाइम जब वो जो एज होती है, उसमें जब आपने पहली गोली आपके सामने से निकली कि आपके वीर जवान को लगी, तो I'm sure आपकी ये लाइफ से एकदम चेंजिंग मोमेंट होगा, तो आपकी लाइफ में एकदम। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और वो हमेशा याद रहता है। और जैसा कि मैं बता ही रहा था कि कोलोलिन के ऊपर जब हमारी कैजुअलिटी शुरू में हुई, और मुझे अभी भी याद है कि एक लड़के की आंख चली गई और एक शहीद हो गया हमारा जवान। तो हम चलो जो शहीद हो गया वो तो हो गया सुबह सुबह, लेकिन जिसकी आंख चली गई उसको हम इवैक्यूएट करना चाहते थे, लेकिन और ब्लीडिंग बहुत हो रही थी और आप विश्वास नहीं कर रहे, सामने से लगातार फायर आ रहा था, हम उस बॉडी को पूरा दिन उठा नहीं पाए। तो मेरे मन में यही था कि चलो जो शहीद हो गया, एक धक्का तो लगता है पहला बार, और ये जो दूसरा है इसको बचाने के लिए इसको हम पीछे ले आए, लेकिन वो पत्थरों की राड में उसी ब्लीडिंग हालत में रात तक वहीं रहा और रात को हम उसको पीछे कैजुअलिटी करने लगे। और जैसे मैंने कहा कि कोलोलिन की लड़ाई में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे वो हम अपने साथियों को होते गए। तो शुरू में कमांडिंग ऑफिसर की जो घर का सबसे बड़ा आदमी है, उसके लिए बहुत दुख होता है कि अब मैं कैसे इसको फेस करूंगा, लेकिन वही है कि एक सिखलाई में आपको, क्योंकि सब आपकी तरफ देखते हैं और क्योंकि ऊपर से भी आपके ऊपर प्रेशर है कि जल्दी करिए, आप कोलोलिन को कैप्चर करिए, नीचे से आप हुक्म दे रहे हो और आपके हुक्म को मारना है और कैजुअलिटी हो रही है और आप सिचुएशन को भी बिल्कुल आंखों से सामने देख रहे हैं, तो आपको डर जरूर लगता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ब्रेव फेस वो दिखाना पड़ता है। और फिर जैसे मैंने बताया, ये कारगिल का युद्ध बहुत लंबा चला, मई जून में से चल के और 26 जुलाई को खत्म हुआ और कारगिल में 4 से लेकर 8 जुलाई तक हमने लड़ा, उसमें भी कैजुअलिटी हुई। तो फिर उसके बाद आदमी को यही ध्यान आता है, ये सोच के कि यार ये एक मौका है इतिहास में हमको मिला, क्योंकि 71 के युद्ध के बाद कारगिल की लड़ाई हुई। कई तो बहुत सारे लोग जो है वो बिना युद्ध देखे रिटायर हो जाते हैं कि यार ये मुझे हिस्से में मौका मिला है और हम अपनी बेस्ट एबिलिटी के हिसाब से अपना पूरा प्रयत्न करेंगे। बाकी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, जैसे हम ईश्वर का नाम लेते हैं, हम बोलते हैं कि बाकी ईश्वर आपको ही संभालना पड़ेगा कर। तो इस तरह से वो एक शक्ति जिम्मेवारी की वजह से, क्योंकि एज ए कमांडिंग ऑफिसर आपकी जिम्मेवारी है। दूसरा, सब लोग 1000 जो आपके लोग हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं, उनका जीना और या शहीद होना आपके हाथ में। और आपके ये भी मालूम है कि अगर मैं इस कंपनी को हुक्म दे रहा हूँ लड़ने के लिए, इसमें से हो सकता है 25% वापस नहीं आएंगे। तो ये चीजें जो है सारी सप्लाई का हिस्सा है, लेकिन बिल्कुल शुरू में आदमी हिल जाता है,
लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती जाती है और फिर आदमी को यही लगता है कि आज पूरा हिंदुस्तान ये देख रहा है कि कितनी जल्दी से जो पाकिस्तान ने कैप्चर की थी हमारी टेरिटरीज, उनको हम किस तरह से जल्दी भी कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया का जमाना है। मीडिया लाइव दिखा रहा है कि भाई अब ये टोलो लिंक पे हमला चला गया, टाइगर लिंक पे चला गया, .487 पे चला गया, बटालियन में चला गया, तालुआ में चला गया, एयरफोर्स ने ये किया। तो उस तरह से ये शक्ति अपने आप प्रदान करती है, लेकिन असली शक्ति आपके जवान होते हैं। क्योंकि मुझे खुशी है बताते हुए कि पूरे इस क्षण में इतना नुकसान होने के बावजूद, इतनी कठिनाइयां होने के बावजूद, क्योंकि वहां आप देखिए -20 -30 तो टेम्परेचर है, हल्की हल्की बर्फ चली हुई है, लॉजिस्टिक आपका बहुत मुश्किल है, खड़ी चढ़ाई है आपके ऊपर, सामने से फायर आ रहा है, आर्टिलरी का फायर, उसकी मशीन गनों का फायर, जाने का रास्ते कम है, आपको अलोंग द रीजेस ही जाना पड़ेगा, डिप्लॉयमेंट आपके बहुत कम है, एक एक आदमी को वो गिन सकता है, कैजुअलिटीज अगर हो गई तो आप उसको इवैक्यूएट नहीं कर सकते हैं। इन हालात होने के बावजूद भी मैं सलाम करता हूँ उन जवानों को जिनकी वजह से आज जो ये गिर जाता है आपके माध्यम से या दूसरे माध्यम से आज देश में लोगों को बताया जाए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हम जैसे खुद एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कारगिल वॉर के टाइम पे जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, मेरे फादर को उस टाइम लड़ाई में थे। अच्छा, तो मुझे मेरे घर के वो टाइम याद है, आज वो मोमेंट्स याद है। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, एक जब आप आर्मी में उस टाइम कारगिल वॉर में थे, उस टाइम आपकी फैमिली के ऊपर क्या प्रेशर था, या वो किस तरह से उस चीज को हैंडल कर रहे थे, या आपको क्या लग रहा था कि आज मेरी बात हो गई और आपने कभी अपने घर वालों को ये बोला कि बेटा, या अपनी वाइफ को ये बोला कि बेटा ये शायद मेरी लास्ट कॉल भी हो सकती है, कल आपको कॉल आएगा ना? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बार क्योंकि मुझे पता है, मुझे वो मोमेंट याद है, मेरे मदर थे काम थे, पूरी रात में सो पाते थे। वो फैमिली के, आपकी फैमिली ने प्रेशर को कैसे हैंडल किया और कैसे? बिल्कुल, मेरा परिवार उसमें दिल्ली में था, सेपरेटेड फैमिली एकोमोडेशन में थे, बच्चे छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, और जब टेलीविजन ऑन करते थे कैजुअलिटीज होते देखते थे, और जब हमारी शुरू में बात होती थी हम ठीक हैं, इतनी बात होती थी हम ठीक है, सब ठीक है, तो पूछते थे तुम कहाँ हो कैजुअलिटीज, तो उनको नहीं मालूम हम हमले में, हम ठीक हैं अपनी जगह ठीक है। लेकिन बाद में जब कैजुअलिटीज होनी शुरू हुई तो वो यूनिट्स के नाम आने भी शुरू हो गए टीवी के ऊपर, फलाने यूनिट की, और तो कभी फोन करना तो उनकी हालात बहुत ही खराब थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जून का महीना है, 2 जून को जो मेरी बेटी है उसकी डेट ऑफ बर्थ है, 18 जून को हमारी शादी की सालगिरह है, और 26 जून को मेरा बेटे का बर्थडे। आप विश्वास नहीं करते, मैं ये सब भूल गया है, और बात करने का भी हमारे पास कोई साधन नहीं था, एक सैटेलाइट फोन होता था। पर मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ध्यान ही न रहा, 2 और 3 को कर्नल विश्वनाथन की जो शहीद हुए मेरी गोद थे, 18 जून को हम हमले में थे, समझ गए, 26 जून को अगेन हम लड़ाई के बीच में थे। तो बहुत कम बात घर में हुई, क्योंकि मेन यही रहता था, क्योंकि अब सैटेलाइट फोन तो ये क्या, दो ही आपके पास, कितने सारे जवान हैं, कोई टेलीफोन की लाइन नहीं, कोई आपके पास कुछ नहीं, कोई मोबाइल नहीं, उस जमाने में वहां पे कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं था। तो उस टाइम इनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता था, बल्कि मैं तो रेयर में जो हमारा नीचे एडम बेस होता उनको इतना ही बोलता था कि घर में बता देना सब ठीक है। लेकिन बाद में जब हम मिले तो वाकई ही ये बहुत परेशानियों में से गुजरे कि हमने तो टेलीविजन देखना ही बंद कर दिया था, कब क्या न्यूज होगी। तो जैसे कर्नल विश्वनाथन नहीं रहे या दूसरे रहे, वो खबर तो टेलीविजन पे आ रही है, पूरी आ रही। तो कहने का मतलब है कि आपको ये सारी चीजें पता नहीं याद नहीं रहती, क्योंकि आपको यही लग रहा है कि यार इस ऑब्जेक्टिव को मैं कैसे पूरा करूं। कैजुअलिटीज वहां फंसी हुई है आपके पास, क्योंकि दिन हो गए, आपकी चिंता ये है कि यार ये इंजर्ड है, इसको मैं वापस कैसे लाऊंगा। ऊपर से कंटिन्यूअसली फायर आ रहा है कि मैं इसको कब्जे में कैसे करूं, किधर से करूं, कहां से करूं, ऊपर से करूं, नीचे से करूं, कुछ ना कुछ आपको लगे रहते हैं। तो ये बहुत वाजिब सवाल है कि हम जो देख रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन परिवार जिनसे हमारी बात भी नहीं होती, वो फिर एक अपनी तरफ से कल्पना करते रहते हैं कि शायद ऐसा हो गया, क्योंकि बहुत ही, जैसे आपने बताया आपके पिताजी भी उस लड़ाई में थे, और मैं समझ सकता हूँ कि परिवारों के क्या हालात डिफिकल्ट, और खास करके कुछ एक बॉडीज हम रिकवर नहीं कर पाते इमीडिएटली,
टाइगर हिल की लड़ाई में क्राइसिस में बॉडी चली गई। हमें पता है कि ये शहीद हो गया, लेकिन उसको घर वालों को डिस्क्लोज भी कैसे करें जब तक कि बॉडी नहीं है। मेजर राजेश अधिकारी और उनके ऑपरेटर की बॉडी बीच में फंस गई पाकिस्तानी और हमारे बीच में, जो जगह के बीच में। मैं देख रहा हूँ कि सामने डेड बॉडी है और हम उसको ला नहीं पा रहे क्योंकि ऊपर से वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि नीचे बिल्कुल आमने सामने। हम इस न्यूज को घर वालों को कैसे ब्रेक करें कि वो शहीद हो चुका है, क्योंकि बॉडी अभी तक वहां पर फंसी हुई है। तो इस तरह के ये मुश्किल मोमेंट्स जो है वो जरूर सामने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का मोस्टली मूवीज में दिखाया जाता है, अगर किसी वीर जवान की शहीद होते हैं तो सीनियर्स जाते हैं उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करने। तो कभी आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि कोई आपका वीर जवान शहीद हुआ, आप उसकी फैमिली को सामने से इन्फॉर्म करने गए हो फेस टू फेस, एंड उसमें क्या रिएक्शन था, सामने वाले का क्या रिएक्शन था, या फिर वो कैसी एक पल है जिसको आपने फेस किया? नहीं देखिए, मैं तो लड़ाई में था करके, मैं तो उस टाइम वो छोड़ के नहीं जा सकता था, लेकिन हमारा एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, बॉक्सर जो है वो साथ जाता है और उनके परिवार को मिलता है। और जहाँ तक जो न्यूज ब्रेक करने की बात है वो परिवार से बैठ के बात है, और टेलीफोन जहाँ पॉसिबल है वहाँ मैं भी इनसे अपनी संवेदना जाहिर करता हूँ और बात करता हूँ कि किस तरह उनके बहादुर पति ने या बहादुर बेटे ने देश के लिए शहादत दी है, और एक सांत्वना जो है कमांडिंग ऑफिसर के नाते देते हैं। और उनका वहाँ एक बड़े रिस्पेक्टेबल ढंग से उनकी विदाई वहाँ से रीत लेके करते हैं। पूरे रास्ते में जगह जगह टाइप करते हैं, वहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करते हैं ताकि उनका अंतिम संस्कार वो तो एक बात होगी। लेकिन आप जानेंगे वो विधवा है, छोटी उम्र की है, बच्चे छोटे हैं और बहुत लंबा जीवन है। और ये भी जीवन की सच्चाई है कि ऐसे समय पे रिश्तेदार समाज कुछ दिन के लिए आपके साथ है, लेकिन बाद में उनको अकेला नहीं मालूम। लेकिन मैंने एक कमान अधिकारी के नाते उस समय वो हालात में नहीं थी कि अपना निर्णय ले पाए। मैंने मुझे भी 34 शहीद हुए, हर घर में जवान भेज के गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप या इंदिरा आवास योजना दिल्ली में बहुत सारे घर जो है जवानों की फैमिली के लिए टाइम दिए, क्योंकि वो खुद उस समय सोचने के हालात में नहीं थे। और मुझे खुशी है आज आपको बताते हुए कि आज वो सारे भी मेरे से टच में जा रहे हैं, और जो बच्चे छोटे थे 1-2 साल के थे, आज आप अंदाजा लगाइए 25-30 साल शादियां हो गई हैं, उनकी शादी या कोई जमी है उसमें भी मुझे इनवाइट करते हैं और कई बार मौका। और ये भी खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान फौज की कि हर साल हमारा रेजिंग डे होता है, हर साल जो है हम टाइगर डे बनाते हैं या ऑपरेशन विजय बनाते हैं, उसमें भी हम इन फैमिली और बच्चों को इनवाइट करते हैं, वो भी एक मौका मिलता है। और खुशी होती है कि 25 साल पहले जो मुश्किल टाइम था, आज उससे बाहर निकलकर वो बच्चे बहुत सारे तो फौज में फिर वापिस आ गए। आप देखिए क्या मोटिवेशन। तो इसलिए एक फौज में यूनिट कमांडर के तौर पर भी मेरी जिम्मेवारी है, सेना की भी जिम्मेवारी है, प्रदेश और केंद्र के भी अलग अलग स्कीम है, लेकिन यूनिट उसको सब चीजों को फैसिलिटेट करता है और धीरे धीरे वो जो दुख है उससे फिर वो उभर पड़ते हैं। और अच्छी बात है कि आज भी वो पारिवारिक रिश्ता बहुत सारे परिवारों के साथ आज भी था। सर, इंटरनेशनल टेरिटरीज में आपने 2 ऑपरेशन कुकुल जो अफ्रीका पीसकीपिंग का दौरान आपने, और एक आपने ऑपरेशन श्रीलंका में अगेंस्ट आई, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, हाउ डिफिकल्ट दैट टास्क वाज, क्योंकि आप इंटरनेशनल टेरिटरीज में जाके कुछ ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं, दोनों ऑपरेशन बड़े मुश्किल थे। ऑपरेशन पोखरी एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऑपरेशन लड़ा गया और वहां पे यूएन पीसकीपिंग फोर्स पूरे यूएन की तरफ से भेजी गई थी। वहां पे हमारी एक यूनिट थी 58GR थी और यूएन के दूसरे कंट्रीज के भी बहुत सारे लोग थे, और वहां पे एक रेबल्स थे जो विद्रोही थे, जो उसकी सरकार को नहीं मानते थे और उनको बोलते थे रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट। उन्होंने पूरे सिविलियन के ऊपर कब्जा कर लिया था, उन्होंने पूरा नियंत्रण कर लिया और हालात ये हो गए कि वहां की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह फेल हो गई और यूएन को वहां पे जाना था।
लेकिन वो यूएन के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारे टैंक्स और उनके ऊपर भी हमला किया है, जबकि यूएन फोर्स का काम है ये शांति सेना है, पीस कीपिंग फोर्स है। और बहुत सारे 400-500 जो यूएन पीस कीपर्स थे उनको उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, उनके जो इक्विपमेंट थे, टैंक्स थे, बीएमपीज थे, गन्स थी, वो भी कब्जे में कर। और इंटरनेशनल पे हालात बहुत खराब हो गए और यूएन वाले भी कुछ एक छोड़ के जाने लगे। लेकिन ज्यादातर जो बंदी बनाए थे इन्होंने विद्रोहियों ने, जिनको घेराबंदी की, वो इंडियंस से ज्यादा 232 के आसपास और 12-13 दिन तो दूसरे कंट्रीज के। और मुझे जो है कारगिल में अच्छा काम किया उस समय के जो चीफ थे जनरल वेद मलिक और मेरे कर्नल ऑफ रेजिमेंट थे ब्रिगेडियर अहलूवालिया, उन्होंने फैसला किया कि इस यूनिट ने कारगिल में बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मेरे यूनिट को 52 वीरता पुरस्कार मिले, जो कि एक रिकॉर्ड है, जिसमें 1 परमवीर चक्र, 2 महावीर चक्र, 6 वीर चक्र, 18 सेना मेडल और दूसरे बहुत सारे चक्र, और बहुत एक अच्छा, और टोलोलिंग बैटल ऑनर, टाइगरिंग बैटल ऑनर, थिएटर ऑनर, कारगिल यूनिट साइटेशन, इतने सारे अवार्ड जो कि एक रिकॉर्ड है। तो उन्होंने कहा कि यूएन में इसको भेजा जाएगा, और उसमें बारी आ रही थी मेरी जाने की लेबनान, और ये बात है मई 2000 की, और हम दिल्ली में वहां पहुंच गए और हमने जाना था नवंबर-दिसंबर में लेबनान। उसके बाद उस टाइम ये वहां पे विद्रोहियों ने ये हालात खराब हो गए, तो मैं सिर्फ 1 हफ्ते के नोटिस में कि यहाँ हालात खराब हो गए, तो हिंदुस्तान से पूरी यूनिट को लेके वहां पे पहुंचा, और वहां पे हमने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन पोखरी, जो हमारे फोर्स कमांडर थे जेटली साहब, मेजर जनरल जेटली, उनके नेतृत्व में हमने ये बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। लेकिन इसमें दूसरे कंट्रीज के भी फोर्सेस थी, लेकिन मेन जो ऑपरेशन में भाग लिया वो हमारे ही इंडियन फोर्सेस थी, 580 थी, 18 ग्रेनेडियर्स थी, हमारे हेलीकॉप्टर्स थे, और जितने भी दूसरे थे वो थे, और सिर्फ एक सिंबॉलिक था कि बाहर के भी लोग इसमें हैं। और ये युद्ध जो ऑपरेशन था तकरीबन 100 किलोमीटर अंदर जंगल में जाके और रोड को क्लियर करते हुए कैलान, जहाँ पे इन्होंने मोर्चाबंदी की थी, वहां से कुछ हेलीकॉप्टर द्वारा, कुछ ग्राउंड फोर्सेस द्वारा ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन पोखरी चला था, और जो बहुत कामयाब हुआ, और ज्यादातर ये हिंदुस्तान की सेना ने लड़ा था। लेकिन यही है कि इस तरह की चर्चा आज इस ऑपरेशन के बारे में ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, ना हमारे भारतीय स्तर पर है, जबकि ये बहुत ही बड़ा युद्ध जो कि देश के बाहर जाकर लड़ा गया। और जहां तक श्रीलंका की बात है, वहां पे एलटीटी लिबरेशन टाइगर्स और तामिल इलाम, ये भी वहां के विद्रोही थे, और आपको पता था कि एक समझौता हुआ था, राजीव जी हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम, कि ये जो, और उन्होंने भी माना था जो एलटीटी थी कि ठीक है, भारत की सेना के सामने जो है हम इन हथियार को सरेंडर करेंगे, हम वहां पे पीस अकॉर्ड साइन करेंगे। लेकिन बाद में जो एलटीटी थी उनकी नीयत खराब हो गई, और हमने साइन कर दिया कि हम इनका सरेंडर लेंगे एज ए कंट्री, और बाद में उन्होंने बंदूक उठा ली, और तब हमको, जिनके लिए हम गए थे करने के लिए, उनके अगेंस्ट ही हमको एलटीटी के अगेंस्ट ये ऑपरेशन यहाँ पर लड़ना पड़ा। और मैं ये बता दूं कि एलटीटी का ऑपरेशन कश्मीर के ऑपरेशन से बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहां पे जो भी एलटीटी के जो भी थे, उनके जो फाइटर्स, इनके ये सब साइनाइड कैप्सूल अपने गले में रखते थे, कभी मतलब कैप्चर नहीं होते थे, सरेंडर नहीं करते थे, ये एकदम मुंह में तो साइनाइड कैप्सूल खा लेंगे और खत्म कर लेंगे। और आईईडीज वगैरह, और ये आत्मघाती जो दस्तों के साथ जो आपके कैंप के ऊपर, आपकी गाड़ी के ऊपर हमला जो कर देंगे, तो इसलिए ये भी बहुत बड़ा एक ऑपरेशन था। और मेरी यूनिट उसमें जो जाफना का इलाका था, नॉर्थ श्रीलंका के इलाका था, उस पर हमने ऑपरेशन किया, और बहुत सारे जो है एलटीटी को हमने मार गिराया। और बाद में वहां पे जब हिंदुस्तान ने फैसला लिया कि भारत की सेना वहां से विड्रॉ करेगी, वहां से फिर हमने मार्च 90 में वहां से पर विड्रॉ किया। तो इसमें भी हमारे यूनिट के बहुत से जवानों को अपनी शहादत जो है देनी पड़ी फोर्स मिशन। सर, अभी अगर हम रिसेंट टाइम्स की बात करें, अभी हमने ऑपरेशन से दूर गए, एक काफी चीजें जो एज हम बाहर से चीजें देखते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं, एक टर्म बहुत ज्यादा सामने आ रहा है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, ऑफेंसिव डिफेंस। आप उसको सर रिलेट कर पाते हैं ड्यूरिंग योर टाइम्स और आज के टाइम में जो ये नया टर्म है विच इज ऑफेंसिव डिफेंस,
ये एग्जैक्टली कैसे डिफरेंशिएट करता है अगर हम 1999 की बात करें या हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें? हाँ, 99 was a full-fledged war, but Operation Sindoor was, I mean, a kind of little trailer kind of thing. But अब ये जो word आ रहा है offensive defense है, आपके इसके बारे में मतलब I want to understand कि exactly है क्या? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ने तो पूरा जो आपकी वॉरफेयर है इसको पूरा तब्दील कर दिया है। अगर मैं कारगिल युद्ध की बात करूं, वो बड़ा एक लिमिटेड वॉर थी, एक लिमिटेड एरिया में थी और अगेंस्ट एलओसी थी, लाइन ऑफ कंट्रोल के अगेंस्ट थी। और बेसिकली आप अपनी ही पहाड़ियों को रिकैप्चर कर रहे थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में आप देखिए कि जो नई बात हुई है कि पहले तो हम इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों तरफ से फोर्सेस होंगे, फिर टैंक्स लड़ेंगे, फिर जहाज जाएंगे, फिर इन्फेंट्री हमला करेगी और ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल वॉरफेयर का मैकेनिज्म होता था वो हमने आज तक लड़ाई में देखा। लेकिन ये पहली बार ये ऐसा हुआ है कि पूरा जो लड़ाई का जो पूरा स्कोप है, पूरी जो डॉक्ट्रिन या फिलॉसफी है, पूरी बदली हुई है। आप देखिए कितना लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी को बिना पार किए हुए किस तरह से हमने जो 7 आतंकवाद ठिकाने थे आपने मिसाइल्स के द्वारा, और इसमें एयरफोर्स का बड़ा योगदान और बड़ा एक्टिव होगा, और किस तरह जो उनके जो 9 और 11 एयरफील्ड से उनको ध्वस्त किया और 4 दिन में पाकिस्तान के आपने घुटने टेक दिए। तो एक नया डोमेन जो है अभी शुरू हो गया। पहले तो जमीन पे ही लड़ाई होती थी, अब एक स्पेस भी नया डोमेन हो गया। ये आपका जो ये इंफॉर्मेशन वॉर है, ये नैरेटिव कैसे आप सेट करोगे, कैसे क्या करोगे, आप देखिए वो भी एक नया एक साइबर वॉरफेयर है, वो भी एक नया डोमेन है। और अभी देखिए किस तरह से मिसाइल, एयर डिफेंस और ब्रह्मोस या जो दूसरे हमारे जो लड़ाई के तरीके हैं और बिना बॉर्डर क्रॉस किए, वो अब इन चीजों में आ गए। तो इसलिए बहुत रात दिन का फर्क है जो पहले वाली लड़ाई और अब की लड़ाई। और लेकिन अच्छी है कि किस तरह सिंदूर, ऑपरेशन के सिंदूर ने भारत का जो नाम है, आज आप देखिए 4 दिन के अंदर पाकिस्तान के, जो कि अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर मानता था और उसके पास जो साजो सामान है, जाकर आप जानते हैं वो पाकिस्तान के पास चाइना का और अमेरिका का या तुर्की का या दूसरे मुल्कों का है। किस तरह के जो उसके जो सैटेलाइट थे या उसके सर्वेलेंस सिस्टम थे या एयर डिफेंस सिस्टम थे, उनको बिल्कुल आपने खत्म कर दिया, वो कुछ नहीं कर पाया आपका, और किस तरह से उनको घुटने पे बल देगा। तो ऑपरेशन सिंदूर से बहुत सारे लेसन जो है हमको सीखने को मिला है, और जो फ्यूचर जो वॉर होने वाला है वो टोटली डिफरेंट होने वाला है। आप यूक्रेन और रशिया में देखिए कितने सालों से वॉरफेयर हो रहा है। अब जमीनी लड़ाई रहेगी, आपको हाईवे और एलओसी के प्रोटेक्ट करने के लिए जगह चाहिए, जगह को कैप्चर करने के लिए आपको फोर्सेस चाहिए, लेकिन हमारे को अपने टैक्टिक्स में, डॉक्ट्रिन में, फिलॉसफी में बहुत तब्दीली और ट्रेनिंग को लाना पड़ेगा, और खास करके अपने आप को आत्मनिर्भर करना पड़ेगा। क्योंकि जो ग्लोबल ऑर्डर है आजकल वो पूरा रीशेपिंग हो रहा है कि हो सकता है जो आज आपको सामान दे रहा है लड़ाई का, वो कल आपको ना दे। उस तरह से आपको आत्मनिर्भर भारत जैसे कि हिंदुस्तान में एक बहुत इसमें अहम भूमिका निभाई है और ने बहुत कमाल किया है, और बाहर के देश भी आज हमारे से बहुत चीजें मांगने को तैयार है। तो इसलिए फ्यूचर वॉरफेयर को बिल्कुल नए ढंग से इन्होंने कर दिया, और इंडियंस का इसमें बहुत बड़ा नाम हुआ, हमारी सेना का, हमारे देश का। और पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, आगे को भी 2 बार सोचेगा हमसे दुआ लेने से। डू यू थिंक सर कि जो आपके टाइम का टेन्योर था, जो अभी जो करंट टाइम का टेन्योर है, इज देयर एनी पॉलिटिकली जो पहले आपके पास ऑप्शंस थे इस टाइम पे आप सर्व कर रहे थे या इस टाइम पे, इज देयर एनी पॉलिटिकल शिफ्ट टुवर्ड्स आवर डिफेंस सर्विसेज? पॉलिटिकल डिसीजन बहुत मैटर करते हैं, पॉलिटिकल डिसीजन मैटर करते हैं, क्योंकि हमारा जो ढांचा है, डेमोक्रेटिक ढांचा है, क्योंकि फौज देशवासियों के लिए है और एक पॉलिटिकल सिस्टम में आती है। और बहुत ज्यादा फर्क ये है कि जैसे आप जानते हैं शुरू में हमने उड़ी किया, एक बड़ी ग्रेजुअल इंटरनेशनल बॉर्डर के क्रॉस गया, उसके बाद बालाकोट किया, एयरपोर्ट 100 किलोमीटर तक चली गई, और इस बार आप देखिए आप बहुत ही अंदर चले गए डेप्थ एरिया में, जो पाकिस्तान का भी उसके एक्चुअल उसमें चले गए, जो आप कभी सोच नहीं सकते थे कि वहां पे आप जाकर के जो एयरफोर्सेस जो है, एयरफील्ड्स हैं, उनको आपने हिट किया।
उनके जो आतंकवाद के ठिकाने आपने हिट किया, उनकी न्यूक्लियर बोगी को आपने, तो कहीं ना कहीं जो डिसीजन जो है, क्योंकि फाइनल वर्ड गो का डिसीजन तो आपको पॉलिटिकल लीडरशिप से ही आएगा। तो आज हमारे पास मैं ये कहूंगा कि एक डिसाइसिव मिलिट्री लीडरशिप है, डिसाइसिव हमारे पास पॉलिटिकल लीडरशिप है मोदी जी के नाम पे, और जिन्होंने ये निर्णय लिया है, क्योंकि अल्टीमेटली जो जिम्मेवारी है इन सारी चीजें की, वो पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप दोनों पे आती है। तो दोनों का जो एक बहुत शानदार कोऑर्डिनेशन रहा, और डिप्लोमेटिकली भी आप देखिए एक बहुत शानदार एक जो कोऑर्डिनेशन रहा। तो ये चीजें महत्व है, पॉलिटिकल लीडरशिप भी महत्व है, और बहुत सारे निर्णय जैसे आत्मनिर्भर भारत का निर्णय वो अभी लिया है, हालांकि इसमें समय लगेगा, लेकिन ये सही टाइम पे ले लिया, और बहुत सारी चीजें आपने देखा जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया। तो एक डिसाइसिव जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और एक विल पावर को निर्णय ले सकती है, ये निर्णायक लीडर जो है हमारे पास आज। सर मेरा एक क्वेश्चन सबसे कि कभी भी आपके आगे वॉर के टाइम पे, या कभी आपकी आमना सामना कभी अपने दुश्मन से हुआ हो, या कभी ऐसे आपकी आमने सामने आप खड़े और बातचीत हुई हो, एंड आपने कभी एक दूसरे को बोला कि यार ये लड़ाई क्यों हो रही है, नहीं, मतलब हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? मैं बताऊं तो मैं एग्जांपल दूंगा आपको, तोलोलेन की लड़ाई ये आमने सामने ही थी, 100 मीटर पे एक दूसरे को गाली गलौज होते थे, पंजाबी में बात होती थी, वो ऊपर से एमसीबीसी मतलब गालियां, और जो हमारा कम्युनिकेशन का सेट होता है उसमें फ्रीक्वेंसी लगती है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी लगा के कोई भी बीच में आ सकता है आप, तो वो कई बार हमारी फ्रीक्वेंसी पे आ जाते थे और हम कई बार उनकी फ्रीक्वेंसी पे आ जाते थे। और मेरे यंगस्टर्स थे, हम लोग थे जो थे वहां पे, और वो उधर से गाली उधर तुम्हारे, मतलब जो है बिल्कुल हाँ वो मौके तो मुझे हर एक लड़ाई में हो, लेकिन इस लड़ाई में बहुत नजदीक जब आप क्लोजिंग करते हो और जब बिल्कुल आमने सामने है और आपके पत्थर के पीछे है, वो रोड़ी पत्थर के पीछे है और गोलियां चल रही हैं, तो उसमें बिल्कुल ये सारी चीजें आती है। लेकिन जब लड़ाई ना हो, क्योंकि मैंने जो ब्रिगेड कमांड किया वो द्रास में किया लड़ाई के बाद, बहुत सारी पोस्टों के सामने पाकिस्तानी है, पर वो लड़ाई के हालात में नहीं है, तो कभी बोलेंगे यार आज हमारी चीनी नहीं आई है, अरे यार तुम्हारी वो सिगरेट बड़ी अच्छी है, वो है यार तुम्हारा क्रिकेट का मैच चल रहा है, आज ऐसा चल रहा है, तो उस तरह की बातचीत होती है, मूवमेंट भी रहते हैं। हाँ बहुत रहते हैं, हाँ जबकि मतलब ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है। जब आपने टाइगर हिल में पहली बार तिरंगा फहराया, तब वो मोमेंट्स कैसे थे आपके, वो एक फील कैसा था? नहीं अब पहले तो क्या उस टाइम में बहुत नुकसान हुआ, और उसके बाद भी मुझे खुशी है फौजी के नाते, कैजुअलिटी बहुत हुई थी, मार भी हमने बहुत खाई थी, लेकिन फौजी के नाते एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क कुछ ही दिनों में आपको दोबारा मिल गया। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस लड़ाई के लिए मेरे पास 120 आर्टिलरी की गन्स थी, मेरे पास हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर जो रस्सी से ऊपर चढ़ते हैं वो लोग थे, मेरे पास मल्टी बैरल लॉन्चर्स थे, मेरे पास लॉजिस्टिक पूरा था, पोर्टर्स थे मेरे पास, और आप विश्वास नहीं करोगे मैंने हर एक जवान से हमले से पहले जाने से पहले सबसे हाथ मिलाकर जो है उनको ऊपर चढ़ाया, भेजा, और उनका मोराल बहुत हाई। और ये वहां की अगर आप देखो तकरीबन 16 से 18,000 तक की फीट है, अगर वो ऊपर से पत्थर भी पैर से फेंकोगे नीचे तो आप सारे लूटते हुए नीचे गिर जाओ। उससे पहले हमला किया 8 सिख ने किया और कुछ कैजुअलिटीज हुई और उन्होंने हमको फर्म बेस दिया, लेकिन और वो सामने से देख सकते हैं कि हमारे, तो वहां छुप नहीं सकते, वहां पे आपको तो नंगे पहाड़ हैं और रिलीज है, आपको पता है इसमें से आएंगे। लेकिन जो मेरे घातक थे जिसके कमांडर थे लेफ्टिनेंट बलवान सिंह उस टाइम के कर्नल है, और ये लड़का जो योगेंद्र यादव जिसको परमवीर चक्र मिला है, ये अभी 19 साल का लड़का था, कैप्टन सचिन निम्बालकर जो गया, इनको पीछे के रास्ते से जो है मैंने भेजा सरप्राइज एलिमेंट करके, हाँ, और इन्होंने जब 4-5 जो है और मेरे नौजवान वहां पे खोने पड़े और बहुत घमासान फेस टू फेस वहां पे लड़ाई हुई। और टाइगर हिल आपको छोटी सी पहाड़ी नहीं है, ये बहुत लंबी चौड़ी पहाड़ी है, तकरीबन 1 किलोमीटर है, और रिजीज है इसमें, ऐसे छोटे छोटे दांते जैसे नहीं होते, वो रिजीज हैं, तो वो समझ गए। तो लड़ाई ऐसा नहीं है कि एकदम गए और आपने कर दिया, क्योंकि
तो इस तरह से 4-5-5 को जो है हमने ऊपर फुट होल्ड 4 को वो कर लिया। और जैसे ही 4 को वो कर लिया, अगर आपने सुना हो, आपको याद हो कि उस टाइम के प्रधानमंत्री थे वहां के नवाज शरीफ, क्योंकि टाइगर हिल में किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी कब्जे में हो जाए, क्योंकि वो कहते थे कि इट विल बी दी मदर ऑफ ऑल बैटल्स, तुम्हारे को हम आखिर में कर देंगे। और वो जाके बिल क्लिंटन की गोद में बैठ गए कि ये दुआ सीज फायर कराओ, आपको बचा ही क्या जब टाइगर हिल चला मेल करके। तो जब उन्होंने क्लिंटन ने वाजपेयी जी को बोला कि भाई आ जाओ सीज फायर के लिए, नवाज जी भी मेरे पास आए, तो उसने कहा नहीं, जब तक मैं अपने इंडियन टेरिटरी से इन सबको बाहर नहीं निकालता मैं कोई बातचीत आपने ये नहीं करना। तो उससे क्या है कि एक साइकोलॉजी की बहुत बात बड़ा पड़ा है कि टाइगर हिल हैज बीन कैप्चर्ड बाय इंडिया। एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल न्यूज बन गई, जिससे उनकी सेना का, देशवासियों का मोराल बहुत डाउन हो गया और हमारे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग मोमेंट हुआ। उसके बाद कई लोकल काउंटर अटैक्स आए और बड़े काउंटर अटैक्स आए। जैसे ही मैसेज चला कि टाइगर हिल जो है फिर उन पर खूब होल्ड हो गया है, तो जो उनका जो वहां का कंपनी कमांडर था टाइगर हिल और उस एरिया का, वो नीचे था गया वहां, तो वो उसने काउंटर अटैक फोर्स लेके ऊपर आ गया। तो मेरी कोई कमांडर से बात हुई तो वहां पे 8 सिख की एक कंपनी हमने ब्लॉक लगा दी, और जब वो आ रहे थे तो उनका आमना सामना हुआ और वो टाइगर हिल नहीं पहुंच पाए, और 8 सिख ने भी इसमें बहुत बहादुरी की और उनके बहुत सारे जवान इस लड़ाई में शहीद हो गए। तो इस तरह 8 सिख और 18 ब्रिगेडियर्स ने मिलकर 8 जुलाई को जो है हमने झंडा फहराया। तो ये खुशी का भी मौका है, क्योंकि एक देश के महामहिम राष्ट्रपति की तरफ से मुबारकबाद मिला, सेना के चीफ है चारों तरफ से वहां पूरा एक कोई देश का नाम हुआ, खुशी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक भी है कि इसके लिए अपने परिवार के कितने लोगों को खोना भी पड़ा। तो एक खुशी का भी मौका भी था, लेकिन अंदर अंदर एक टीस भी मन में थी कि हमने काफी साथियों को इसमें खोया है। सर मेरा एक क्वेश्चन कि आज के टाइम पे आर्मी ने, इंडियन आर्मी का एक नया पैटर्न शुरू है अग्निवीर, तो मुझे वही आपसे पूछना था कि आपको लगता है वो एक पैटर्न जो है अग्निवीर, वो एक सही डिसीजन है इंडियन गवर्नमेंट का या फिर वो गलत? नहीं, देखिए अग्निवीर को आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे कि आपने प्रश्न किया था कि जो वॉरफेयर है अभी वो चेंज पूरा टेक्निकल हो गया, और एक युवा फोर्स जो है वो बहुत जरूरी है, जो टेक्निकली सेवी हो, युवा प्रोफाइल हो, यंग लड़के हो। और अग्निवीर का ये शुरुआत किया क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में ये सारी चीजें हैं, और इसमें यही है कि 25% लोगों को रख लिया जाएगा, 75% को 12-15 लाख रुपए देके, और सिविल में या दूसरी आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेज में या दूसरी जगह कहीं को मिल जाएगा, और आप उनकी अपस्किलिंग करोगे, उनको हुनर दे दोगे ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। जहां तक अभी इसको 4 साल होने वाले अभी हुए नहीं, तो ज्यादातर पीस स्टेशंस में जो अभी तक फील्ड आया है बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि 25% के बजाय इसको तकरीबन 50 से 75% किया जाए, और 25% ऐसा होता है कि कुछ बच्चे खुद भी नहीं करना चाहते कि यार हमको गलत फंस गए, यहाँ हमें तो आना ही था, कहाँ आ गए, तो मुश्किल लाइफ है, और कुछ एक लोग अच्छे नहीं होते हैं तो आप उनको वीड आउट भी कर सकते हैं। तो आपका ये कहना कि जो 15 साल बाद एक रिटायरमेंट लेने का ऑप्शन है तो हम कम करके 4-6 साल भी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मर्जी से आना चाहे पहले तो आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए एक अच्छी पहल है ये करने के लिए, लेकिन इसमें रिव्यू करने की जरूरत है कि क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं, तो आप 50% रख लीजिए ताकि, या 75% आप रख लीजिए, ताकि जो खराब आपको लगते हैं या तो 25% या 50% आप वीड आउट करोगे, और वो सिविल में आके भी बहुत एक अहम भूमिका कर सकते हैं, और उनको आप अपस्किलिंग कर रहे हो, क्योंकि आज अगर जहां भी वो जाएंगे तो फौज के बारे में या उनका जो अनुशासन है, कैरेक्टर है, इंटेग्रिटी है, कंडक्ट है, उससे बाकी लोगों को भी सीख मिलती है, देखने को मिलता है, और वो अपना जो पैसा है उसके साथ भी वो अपना कुछ इन्वेस्ट करके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और जहां तक इनकी परफॉर्मेंस ऑपरेशनल उसमें अभी देखने के लिए है, तो जहां जहां भी अभी ऑपरेशनल मौका नहीं आया है, पर मुझे उम्मीद है कि ऑपरेशनली भी ये अच्छा करेंगे, क्योंकि मन में एक यही रहता है कि यार 4 साल के बाद क्या करें, एक चिंता है। तो ये जरूरी है कि वो चिंता उसके मन में ना हो, जबकि वो लड़ाई के हालात में, पीस के हालात में चल सकता है, क्योंकि लड़ाई के हालात में नहीं चल सकता। जब गोली सामने से आए तो गोली को सहन करने, उसको सामना जाना पड़ेगा,
लेकिन अगर उसके मन में कहीं ये रहा कि भाई मेरे को तो निकाल देंगे 4 साल बाद, में क्या करूंगा, वो अभी जो है जैसे जैसे मान लो ऑपरेशनल काउंटर इंसर्जेंसी में कैसे कैसे होगा, मुझे श्योर है कि सरकार उस तरह से उसको रिव्यू करेगी। सर मेरा एक क्वेश्चन था, अभी आते हैं हम आपके थोड़ा सा आर्मी के बाद पर्सनल लाइफ की तरफ, पॉलिटिकल लाइफ की तरफ। आप आर्मी से रिटायर्ड आए, आप एक कारगिल वॉर हीरो हैं, उसके बाद आप आए यहाँ पे, आपने कुल्लू से एमपी का इलेक्शन फाइट किया, लेकिन माइट भी हमारे हिमाचल के लोगों को अभी भी, मुझे लगता है या शायद आपको लगता है कि अभी भी हमारी हिमाचल की जो पब्लिक है वो झूठे झांसों में ज्यादा पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आपके अपोजिट उस टाइम प्रतिभा सिंह जी थे, जो वीरभद्र हमारे पास चीफ मिनिस्टर, उनकी वाइफ थी, वो इलेक्शन जीत गए। और आज के टाइम पे आपके सामने मंडी थे हमारे कंगना रनौत की, आप देख रहे हो खुद आपके सामने चीजें, जो मूवी से फिल्म इंडस्ट्री से आए यहाँ पे इलेक्शन फाइट के जीत गए। वो आपको लगता है हमारी हिमाचल की जो पब्लिक है वो अभी भी झूठे झांसों में बिलीव करती है, या वो इतनी कैपेबल है सच और झूठ को समझने में? नहीं, देखिए बड़ा अच्छा सवाल किया कि मैंने इलेक्शन लड़ा, क्योंकि और मुझे खुशी है बताते हुए कि हार जीत का जो अंतर था वो 7,400 का था केवल, और जबकि 12 लाख वोटर्स हैं मंडी कंस्टिट्यूंसी पूरे भारतवर्ष में, दूसरे नंबर की बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी। और मैं तो एक फौजी हूँ, मैं पॉलिटिशियन तो नहीं था और ना उतनी पहचान थी, और उसके बावजूद भी लोगों ने बड़ा साथ दिया। और 7,400 का मतलब 3,500 वोट आ जाते या 800 आ जाते तो मैं जीता हुआ। और मुझे सिर्फ 15 दिन का समय मिला, 15 दिन का समय मिला, और सारा कंस्टिट्यूंसीज हैं, और ज्योग्राफिकली सबसे बड़ा इलाका है, कई जगह तो मैं जा भी नहीं पाया, और बड़ी मुश्किल से पर कंस्टिट्यूंसी सारा में से एक दिन भी मैं नहीं दे पाया थे। उसके बावजूद भी ये इतना किया मैं लोगों का आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो राजनीति जो मेरी समझ के तौर पे आज के दिन में है, ये सभी कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग इसमें आने चाहिए, लेकिन जो हमारे संविधान में जो इसका रूप स्वरूप है वो बड़ा अच्छा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक विपक्ष है, लोग वोट करेंगे और ये चीजें करेंगे, वो एक ठीक है, लेकिन व्यवहारिकता बहुत अलग है। और सिर्फ हिमाचल की बात नहीं, पूरे भारतवर्ष में जो आपने बात कहा कि लोगों के पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन क्या है, हालांकि कहीं ना कहीं उनका भी है कि भाई आप पार्टी लाइन से उनकी जो सही है या गलत है उसको आप तरह से करिए, लेकिन अब उस तरह से नहीं हो पाता और ना होगा भी नहीं है राजनीति, क्योंकि राजनीति के जो मुख्य स्वरूप है, इसके मूल नियम है, वो बहुत अलग है। जैसे फौज है, फौज में एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, कमांड एंड कंट्रोल है, एक डिसिप्लिन है, एक ऑर्डर है। राजनीति में ये सारी चीजें नहीं हो सकती, ये अलग है, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबके अपने अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट हैं, सबके अपने अपने पार्टीज के इंटरेस्ट हैं, और ये चीजें हमेशा रहेंगी। लेकिन राजनीति में जब तक हमारे लोगों का सोचने का तरीका, उनके कि अच्छे लोगों को वोट दे, वो एक बहुत जरूरी है, लेकिन उसको कर पाना बहुत मुश्किल है, लोगों के विचारों को बदली करना, क्योंकि हमारे देश में जो मुद्दे हैं वो ज्यादातर नैरेटिव के ऊपर ज्यादा है, और जो असलियत है, जमीनी असलियत है, उसके ऊपर कम है। नैरेटिव कोई जात पात का, लेकिन जो बेसिक इश्यूज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट के लिए और क्या चीजें की जाए और कैसे की जाए, तो दोनों चीजें बिल्कुल अलग है राजनीति में। और जैसे आपने बताया कि प्रतिभा जी के साथ मैं लड़ा, प्रतिभा जी के पति, उनकी तो सिर्फ एक ही हुई थी कि एक सहानुभूति लहर की मुख्यमंत्री जो नहीं रहे, वीरभद्र जी, जिनका एक बड़ा नाम था, माने हुए एक नाम, तो लेकिन बेसिकली वो सहानुभूति, तो इस तरह के नैरेटिव चल पड़ते हैं कि भाई अब ये नहीं रहे तो उनकी पत्नी इनको दे दी। और उसके बाद कंगना रनावत जी को अब पार्टी ने टिकट दिया, देखा जाए तो अब पार्टी ने क्या सोचा, कैसे सोचा, उसमें कुछ है, उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, वो तो हायर लेवल का फैसला है। सर हमारा एक द ट्रूथ ऑफ कंप्यूटर का एक पैटर्न है, जहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन होता है जनता की आवाज की तरफ, जनता की आवाज। तो ये जो कुल्लू कॉन्स्टिट्यूएंसी थे, एक लोकल जो पब्लिक है
जी। उनमें से एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, जिनका कहना है कि ये जो रोडों की रोड सिचुएशन है, जो पहाड़ियां नीचे आ रही है, अभी आपने ये सुना मंडी में, आपने ये देखा होगा, वहां से ही ये क्वेश्चन है, वहां के लोगों का क्वेश्चन है कि वहां पे जो सिचुएशन हुई, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? इंसान रिस्पॉन्सिबल है या फिर ये नेचुरल है? में बड़ा जायज क्वेश्चन है। और आपने देखा भी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत बड़ा संज्ञान दिया और उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह की हालत रही तो हिमाचल जो है विलुप्त हो जाएगा। तो हिमाचल के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है, सिर्फ कुल्लू मंडी के लिए नहीं। और मेरा मानना है व्यक्तिगत कि इसके कई कारण है, एक कारण नहीं है। एक तो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, जो स्ट्रेटा है पूरे हिमाचल का, ये बड़ा फ्रेजाइल सा है। तो यहाँ की आप देखिए स्लेट्स हैं इसकी, और मिट्टी बड़ी नरम है, और पहाड़ इतने मजबूत पहाड़ नहीं है, पत्थर वाले पहाड़ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन ये नेचुरल फिनोमिना भी है। और दूसरा है कि मैन मेड भी है। आप देखिए आबादी जो है वो बढ़ गई है, लोगों के पास मजबूरी भी है इसका कारण, जमीनें तो है और लोग विवश हो जाते हैं, नदी नालों में जमीन ले ली, वहां पे बस गए। या आपने कुछ सरकारी ऑफिस बनाने, कोई जमीन देने को तो तैयार नहीं है, तो आप स्कूल कहीं नाले में बना देते हैं, कोई ऑफिस आप कहीं और खोल देते हैं, ना चाहते हुए भी आपको मजबूरी में उस तरह करना है। दूसरा है कि एनवायरमेंट से बहुत छेड़छाड़ हुई, चाहे माइनिंग माफियाज हैं, पेड़ों की कटाई है। अब आपके 4 लेन्स हैं, जहाँ आपने देखा सारे 4 लेन जो है वो बैठ चुके हैं। और तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इसके ऊपर ये बड़ा गंभीर इशू है, क्योंकि देखो बारिशें होती रहेंगी, ये जो बादल फटने की घटना ये भी आगे को होती रहेंगी। आप देखिए 2023 को भी हुआ, अभी आजकल पूरा हिमाचल और खास करके मंडी जिला इस स्थिति से गुजर रहा है। तो आप किसी एक को ये कहना कि इनकी वजह से नहीं हुआ, इसके बहुत सारे कारण हैं। और इसको एज ए होलिस्टिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिमाचल को मिलकर सोचना पड़ेगा कि इसके लिए क्या किया जाए। क्योंकि देखिए आबादी बढ़ रही है, लोग घर बनाएंगे, कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के इसके बीच में आना पड़ा। तो इसके जो निर्णय लेने हैं वो बड़े कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे कि करती है हर एक सरकारें करती है, पर जमीन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता कि भाई इतनी मंजिल से ज्यादा नहीं बनेंगे, सॉइल टेस्टिंग होगी, फलाना होगा, ये होगा, वो होगा। पर आप देखिए किसको क्या करोगे? और जो आम आदमी है जिसके पास जमीन ही नहीं है, वो बेचारा उसने घर बना दिया वहां पे, उसकी भी मजबूरी है, हम वोट तो देंगे उसको कि यहाँ मत बनाओ, तो कहाँ जाएगा बनाने के लिए? और अब नेशनल हाईवेज है, विकास के लिए वो भी जरूरी है। आप देखिए काफी सारी टनल बनी है, उसके भी फायदे हुए हैं। और यही कहना कि नहीं जी वो 4 लेन की वजह से सारा कुछ तबाही हो गया, तो उसमें बहुत सारे हैं, उसमें मैन मेड रीजन भी हैं, इन्वायरमेंटल रीजन भी हैं, भौगोलिक रीजन भी हैं, और कुछ एक लोगों की व्यक्तिगत गलतियां भी हैं, उनके पैसे के इंटरेस्ट में माइनिंग माफिया हैं या दूसरे ठेकेदार लोग हैं जो इसमें उलझे हुए हैं। तो लेकिन ये बहुत ही चिंता का विषय है हिमाचल के लिए, और खास करके पहाड़ी इलाका जैसे कि मंडी कुल्लू का इलाका है। और हमने पिछले कुछ सालों से देखा कि ये केसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गए, और आज भी आप आए होंगे, आप देखिए 3-3 दिन के लोग फंसे हैं और 18-18, 20-20 घंटे का जाम यहाँ पे, तो आपका टूरिज्म कैसे आएगा, आपकी डेवलपमेंट कैसे आएगी? तो एक बड़ा बैलेंस बना के इन सारी चीजों को चलना पड़ेगा। और उस तरह की वही है कि अब एक सरकार दूसरी सरकार को ब्लेम करेगी, तीसरा तीसरी को करेगी, अभी महीने भर में बारिशें खत्म हो जाएगी, सब भूल भुला जाएंगे, और फिर जब अगली बारी होंगी तो नए लोग होंगे। तो मुझे पॉजिटिव हूँ, पर लगता नहीं कि बहुत ज्यादा इसमें करेगा, क्योंकि ये नया फिनोमेना नहीं, बारिशें तो पहले भी होती थी, फ्लैश फ्लड पहले भी आते थे, सब कुछ आते थे। लेकिन अब जिस तरह के हालात हो गए हैं और हमारी जमीन इन चीजों को अलाउ नहीं कर रही है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी ये टिप्पणी देनी पड़ी थी कि अभी गंभीर सिचुएशन है, टाइम से समझ जैसे द ट्रूथ ऑफ कंसीडर्ड ने एक एजेंडा शुरू किया हुआ है जिसमें पब्लिक जनता की आवाज क्वेश्चंस रहते हैं। आप लोग भी हमें अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं ताकि हम अपने पॉडकास्ट में हमारे किसी भी हमारे जो मेन गेस्ट होंगे उनसे आप लोगों के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सर अभी हम लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ चलते हैं। हिमाचल को एक साइड एक वीर जवानों की भूमि कहा जाता है, देवभूमि कहा जाता है। इसी धरती ने, इसी भूमि ने, हिमाचल में एक साइड लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया, कैप्टन विक्रम बत्रा एंड आप जैसे महान
पूतों को जन्म दिया। दूसरी साइड यही वीर भूमि, मैं कहूं आज शायद वीर भूमि कहूं या फिर नशा भूमि, आज वही बच्चे वो डेडिकेशन अपने देश के प्रति या अपनी करियर के प्रति दिखाने के बजाय नशे के प्रति चले गए। आप इसके बारे में आप हमारी यंगस्टर को, हमारी जनरेशन, आज की जनरेशन को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो शायद मोटिवेट हो तो समझे? नहीं, बिल्कुल। पर्यावरण के बाद अगर बराबर की एक बड़ी समस्या कहूँ तो आज हिमाचल में आप देखिए जो नशा है, और अब तो इतना अपग्रेड हो गया है कि अभी वो चिट्टा भी आने लग गया है। और मेरे जो नॉलेज में मतलब कोई क्षेत्र हिमाचल का ऐसा नहीं रहा है जो अछूता हो चिट्टा से। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में इवन स्कूलों में पहुंच गया है, कॉलेज में पहुंच गया है, जो एक युवा जो घूम रहा है फिर रहा है वहां पे पहुंच गया है। माँ बाप परेशान है, समाज परेशान है। और उसके साथ साथ आप देखिए ये जो भांग है, ओपीएम है या दूसरे नशे हैं, ये बहुत गंभीर विषय हैं। और इसी के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है, लेकिन प्रयत्न काफी नहीं है। मेन माँ बाप भी कर रहा है, समाज भी प्रयत्न कर रहा है, लेकिन इसको कैसे टैकल किया जाए तो इसमें सबकी साझेदारी होना बड़ा जरूरी है। परिवार की साझेदारी होना बड़ा जरूरी है। उनको आज माँ बाप ऐसे हो गए, उनको यही नहीं पता कि उनका बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। स्कूल टीचर्स की भी है, पड़ोसियों की जिम्मेवारी भी है, सरकार की भी है, पुलिस की भी है। एक होलिस्टिक सिस्टम की वो करने के लिए एक इसको स्ट्रक्चर्ड वे में इम्प्लीमेंट करने की बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे युवा जो कि हमारा भविष्य है, जो कि हमारी मेन ताकत जो है, आज हम डेमोग्राफी की बात करते हैं, हमारी ताकत ही युवा है, लेकिन हमारे ज्यादातर ये सब नशे की तरफ चले। मैं मानता हूं कि बेकारी भी एक इसका एक बड़ा कारण है, क्योंकि बहुत सारे लोग बेकारी की वजह से भी नशे को ये मतलब विवश होकर कर रहे हैं। लेकिन हमको उनको किसी तरह मोटिवेट करना पड़ेगा। लेकिन उसको मोटिवेट करने के लिए जैसे मैंने बताया कि आज इसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत है और इसको सबको अपनी भागीदारी देने की जरूरत है। और किस तरह से मोटिवेट किया जाए। पनिशमेंट तो ठीक है, वो एक लास्ट रिजॉर्ट है, लेकिन उससे पहले कि बच्चों को मोटिवेशन देके कैसे रोका जा सके। और खास करके अब जैसे हमारे फौज के बहुत सारे पूर्व सैनिक जो है हिमाचल में है, जैसे आपका वीर भूमि है, 1,50,000 के आसपास तो एक्सर्विसमैन है, वो बड़ी भूमिका इस तरफ निभा सकते हैं। सरकार की तरफ से किस तरह से फौजियों को उस सिस्टम में लेकर और किस तरह से उनको मोटिवेट करके और फौज के लिए तैयार करे या दूसरे जो आपके एम्प्लॉयमेंट के जरिए हैं उसके लिए तैयार करे, उसको फिजिकली ट्रेनिंग दे, ताकि उसको इन तरफ जाने का मौका ही ना मिले, सोचने का मौका ही ना मिले। लेकिन ये बहुत बड़े एफर्ट्स के चाहिए। अभी तक तो सिर्फ ये थ्योरेटिकली बातें हो रही है, प्रैक्टिकल के लिए तो बहुत मेहनत लगेगी और उस तरह से अभी ग्राउंड पे दिख नहीं रही है। कागजों में और उसमें बहुत चली हुई, सिर्फ अभी लिप सर्विस है और ग्राउंड पे करने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उसमें फिर सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, राइट फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स, आपका एनवायरनमेंट, फ्रेंड्स, गवर्नमेंट और जो बाकी दूसरी संस्थाएं हैं। उस तरह की अभी तरह की पहल आज दिख नहीं रही। और जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जो पूर्व सैनिक हैं वो इस दिशा में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ऐसी दिलचस्प कहानियों को सुनने के लिए आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत